हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम पिलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड में आयोजित होने वाले आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा का नया टॉपिक हिंदी वर्णमाला लेके आए हैं, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। जो भी हमारे वर्ण या अक्षर होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को या जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों का जो क्रम होगा वो अव्यवस्थित होगा तो उनको वर्ण समूह कहेंगे, न कि वर्णमाला। जैसे क ख ग घ ये एक व्यवस्थित रूप में लिखा गया है तो यह वर्णमाला के अक्षर हो गए। और जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ख च म त प फिर छ, तो ये एक वर्णमालाओं का समूह हो गया। जो हिंदी वर्णमाला होती हैं उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और जो देवनागरी लिपि है वह ब्राह्मणी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। इसको नागर लिपि भी कहते हैं। और हिंदी में जो वर्णमाला है उसको दो भाग, ध्वनि के हिसाब से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारा स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। और वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में टोटल 53 अक्षर हैं, जिसमें 11 स्वर और 42 व्यंजन है। पहले वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 52 थी। अभी हाल ही में एक वर्ण को अभी जोड़ा गया है, जिससे वर्णों की संख्या 53 हो गई है। और हिंदी में जो वर्ण होते हैं, वर्णों का जो मूल उच्चारण स्थल होता है वो 5 स्थान है। एक हमारा कंठ, गला, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत्य और पांचवा ओष्ठ। इन 5 स्थानों से ही जो हमारे वर्ण होते हैं इनका उद्भव होता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं हिंदी के स्वर के बारे में। अब स्वर किनको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उनको हम स्वर कहते हैं। हिंदी में जो मूल स्वर हैं वो हमारे 11 हैं। वो मूल स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। और जो अंग और अह होते हैं ये हमारे अयोगवाहक होते हैं। इनमें जो अंग हैं वो अनुस्वार हैं और जो अह है वो हमारा विसर्ग है। इन स्वरों में जो री का प्रयोग है यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम नाम मात्र का होता है। अब हम बात करते हैं स्वरों के भेद, यानी कि स्वर कितने प्रकार के हैं। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व। ह्रस्व उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। यह 7 प्रकार के होते हैं। अब दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ और ओ। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, औ। तीसरा स्वर है प्लुप्त स्वर। यह एक स्वर है। इसके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। जो ओम है यह एक त्रिमात्रिक है। इसका प्रयोग वेदों में होता है। हिंदी में इसको प्लुप्त स्वर कहा गया है। इसका उच्चारण ओम 3 मात्राओं के प्रयोग से होता है। अब देखते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। पहला आता है इसमें अग्रस्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है तब होता है तो उनको क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं। तो यह 4 प्रकार के स्वर हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। दूसरा आता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, उ, ओ, औ और आ आता है। पश्च स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं आ, उ,
ऊ, ओ और औ। तीसरा आता है मध्य स्वर, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में जो जीभ का मध्य भाग होता है वो हल्का सा ऊपर उठ जाता है, जैसे औ। उच्चारण की दृष्टि से मुखाकृति के आधार पर पहला आता है संवृत स्वर। इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसको कहते हैं संवृत स्वर। इसके अंतर्गत ई, ई, उ, ये 4 स्वर आते हैं। दूसरा आता है अर्ध संवृत स्वर। इसके अंतर्गत ए और ओ आता है। इनके उच्चारण में संवृत स्वर से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। तीसरा आता है विवृत स्वर। इनके उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, ये हमारे विवृत स्वर। इसके अंतर्गत एक स्वर आता है। चौथा आता है अर्ध विवृत स्वर, जिसमें विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत स्वर से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, उसको कहते हैं अर्ध विवृत स्वर। इसके अंतर्गत अ, आ, ए और औ आता है। इसके अंतर्गत टोटल हमारे 3 स्वर आते हैं। अगला वर्गीकरण है उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। तो इसके अंतर्गत पहला भाग है व्रतमुखी स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल आकार के हो जाते हैं वह व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ऊ, ओ और औ। यह 4 स्वर व्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। अगला है अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल आकार का नहीं होते हैं उसको अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए और ऐ। ये हमारे 6 स्वर अर्धव्रतमुखी होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थल। कौन से स्वर का उद्भव किस स्थान से हुआ है। पहला है कंठ स्थल। कंठ, इन स्वरों का उद्भव कंठ, गले और जीभ के निचले भाग से हुआ है। वह स्वर हैं अ, आ और अंग। यह हमारा विसर्ग स्वर कहलाता है। दूसरा है तालु। जिन स्वरों का उच्चारण तालु और जीभ से हुआ है वो हैं ई और ई। तीसरा है मूर्धा या मूर्धन्य स्वर, जिनका उच्चारण मूर्धा और जीभ से हुआ है, जैसे री। तीसरा है ओष्ठ। जिन स्वरों का उच्चारण दोनों होठों से हुआ है, ऊ और बड़ा ऊ। अगला है कंठ तालव्य। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ, तालु और जीभ से होता है वह हैं ए और आई। अगला है कंठोष्ठ्य। जिनका उच्चारण गले और होठों से हुआ है, ओ और औ। और अंतिम स्वर हैं नासिक के स्वर, जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंग। अब हम बात करते हैं हिंदी स्वरों की मात्राओं के बारे में। हिंदी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग जब भी हम कोई व्यंजन लिखते हैं उनके साथ हम हिंदी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क लिखा, क के साथ अ की कोई मात्रा नहीं लगती है, यानी कि अ में कोई मात्रा नहीं होती है। क के साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण का बनता है। का के साथ छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण की बनता है। और बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण की बनता है। इसी तरीके से अगर हम क के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कू बनता है। और क के साथ बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कू बनता है। क के साथ अगर हम री की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण क्री बनता है। अगर हम क के साथ ए की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण के बनता है। क के साथ ऐ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कई बनता है। अगर हम क के साथ ओ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण को बनता है। क के साथ औ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कऊ बनता है। क के साथ अंग की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कंग बनता है। और क के साथ अह की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण कह बनता है। तो यह तो थी हिंदी स्वरों की मात्राएं। अब हम बात करते हैं हिंदी के व्यंजनों की।
व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या एक से अधिक वर्णों के जो मेल से जो वर्ण बनता है उनको व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक जो भी व्यंजन होता है उसमें अ की ध्वनि अंतर्निहित होती है, क्योंकि अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनमें मूल व्यंजनों की संख्या केवल 33 है, जिसमें 25 हमारा स्पर्शी व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। टोटल यह 33 मूल व्यंजन होते हैं। अगला आते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन, या इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल ड और ढ होता है, इनके नीचे जब बिंदु लग जाती हैं तो इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के हैं, ड और ठ। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 2 या 2 से अधिक स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली जो व्यंजन होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में यह हमारे 4 प्रकार के व्यंजन हैं, क्ष, ज्ञ, त्र और स्र। जो हमारा छ वर्ण होता है ये हमारा क और स के मेल से बना होता है। जो हमारा ज्ञ होता है ये हमारा ज और यूं के योग से बना होता है। और जो हमारा त्र होता है त और र के मेल से बना होता है। और जो हमारा स्र होता है वो हमारा स और र के मेल से बना होता है। अगले आते हैं हमारे अयोगवाहक। अयोगवाहक हिंदी वर्णमाला में 2 हैं, अंग और अह। वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में एक नए व्यंजन को जोड़ा गया है जिसको विशिष्ट व्यंजन कहते हैं, जिसका उच्चारण ल होता है। ये हमारा ल का ही रूप है। हिंदी भाषा में तो इसका प्रयोग अभी किया जा रहा है, लेकिन कई सारी बोलियों और भाषा में इसका प्रयोग पहले से किया जाता था। जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इन बोलियों में इसका प्रयोग पहले से किया जाता था। और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी है, इसमें इसका प्रयोग काफ़ी पहले से किया जा रहा है। और कई सारी भारतीय भाषाओं में भी इसका प्रयोग पहले से है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम मलयालम लिखते हैं उसका पहला ल यही नॉर्मल ल होता है। जो दूसरा ल होता है यह हमारा यही विशिष्ट व्यंजन वाला ल होता है। जो इसका उच्चारण होता है यह मलयालम होता है, न कि मलयालम। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में टोटल 53 अक्षर हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाहक, 33 मूल व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन। इन सभी को जोड़कर हिंदी वर्णमाला में टोटल 53 वर्ण विद्यमान है। अब हम बात करते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी में जो वर्ण हैं वो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा स्थान के आधार पर और दूसरा आता है हमारा प्रयत्न के आधार पर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। सबसे पहला आता है कंठ, जिनका उद्भव कंठ और जीभ के निचले भाग से होता है। जैसे इसके अंतर्गत कवर्ग के अंतर्गत हमारा आता है क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 व्यंजन हमारे कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा ह है यह भी हमारा कंठ व्यंजन है। दूसरा आता है तालु या तालव्य। इनका उच्चारण तालु और जीभ से होता है। इसके अंतर्गत चवर्ग के सारे वर्ण च, छ, ज, झ, यूं, ये हमारे 5 वर्ण चवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा य और श, यह भी हमारा तालव्य व्यंजन है। अगला आता है हमारा मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन। इनका उच्चारण मूर्धा और जीभ से होता है। इसके अंतर्गत हमारे टवर्ग आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। ये हमारे टवर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। इसके अतिरिक्त ड और ढ, र और श आता है। जो हमारा ड और ढ है ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला आता है दंत या दांत व्यंजन, जिनका उच्चारण दांत और जीभ की सहायता से होता है। इसके अंतर्गत तवर्ग के सभी व्यंजन आते हैं त, थ, द और ध।
इसके बाद आता है ओष्ठ व्यंजन, या जिनका उच्चारण दोनों होंठों की सहायता से होता है। इसके अंतर्गत पवर्ग आता है। पवर्ग के अंतर्गत भी आते हैं प, फ, ब, भ और म। इसके बाद आते हैं दंतोष्ठी वर्ण, जिनका उच्चारण दांत, जीभ और होंठों की सहायता से होता है। इसके अंतर्गत हमारा व और फ आता है। इसके बाद आता है नासिक के वर्ण। जो भी हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग हैं, इनका पांचवा वर्ण जो हमारा ङ, न्यू, ण, न और म, ये सारे हमारा नासिकी व्यंजन कहलाते हैं। और अंतिम व्यंजन है वत्सर्य व्यंजन। ये हमारे न, स, ज और ल है। दूसरा भाग है हमारा प्रयत्न के आधार पर। इसको भी पुनः फिर 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है हमारा उच्चारण करते समय श्वास मात्रा के आधार पर। दूसरा है श्वास के कंपन के आधार पर। और तीसरा है श्वास के अवरोध के आधार पर। और चौथा है वायु के नासिक से निकलने के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर। इसको भी पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है हमारा अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा बहुत कम निकलती है। इसके अंतर्गत हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन 4 व्यंजन हैं, य, र, ल और व, और एक उच्छिप्त व्यंजन ड, ये सारे हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं 11 के 11 स्वर, वो हमारे सारे के सारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और दूसरा आता है हमारा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजनों में जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें वायु की मात्रा थोड़ा अधिक निकलती है। इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे ऊष्मी ध्वनि हैं, स, श, स और ह, ये सभी हमारे महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। जो हमारे अल्पप्राण व्यंजन है वो हमारे 19 व्यंजन हैं, और जो महाप्राण है वो हमारे 14 व्यंजन हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन ये हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे अंतस्थ 4 व्यंजन होते हैं, ये सारे हमारे अल्पप्राण व्यंजन हैं। और महाप्राण के अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन। और जो हमारे ऊष्मी व्यंजन हैं, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। इनको बोलने में वायु की मात्रा ज़्यादा लगती है। उसके बाद आता है स्वतंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर। इसको भी पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है, उसका प्रथम और द्वितीय वर्ण। और जो हमारे ऊष्मी व्यंजन हैं श, श और स और फ, ये सारे के सारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरा आता है सघोष व्यंजन। इसके अंतर्गत 20 व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उनको घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक जो हमारा वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उसका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण ये हमारे सघोष या घोष कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ, ज, य, र, ल, व और ह, इसके अतिरिक्त सभी स्वर ये हमारे सभी सघोष कहलाते हैं। इस चार्ट में देखते हैं हम जो हमारे सघोष हैं, टोटल 20 वर्ण हैं सघोष में। जो भी हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हैं, इसका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष कहलाता है। और जो भी हमारा अघोष व्यंजन होते हैं वो हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण हमारा अघोष कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा ऊष्मी व्यंजन है स, श और स, ये हमारा अघोष कहलाता है। और
य, र, ल, व और ह ये हमारा सघोष कहलाते हैं। और तीसरा व्यंजन आता है जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसको भी पुनः फिर 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, इसके अंदर का टोटल 20 व्यंजन आते हैं। हमारे मुंह में उपस्थित अन्य स्थानों को स्पर्श करने से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग का उच्चारण होता है, जीभ का जब पिछला हिस्सा उठकर गले के अगले भाग पर लगता है तो कवर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। जैसे तवर्ग वर्ण, तवर्ण वर्गों में जब जीभ की जो नोक होती है वो दांतों के पास स्पर्श करते हुए वायु को अवरुद्ध करती है तो उनको तवर्ग कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध और न। तीसरा आता है टवर्ग। टवर्ग में जो जीभ की नोक होती है वह तालु को छूकर व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनको टवर्ग कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। और अगला है पवर्ग। पवर्ग व्यंजनों में जो निचला होंठ होता है ऊपर के होंठों को स्पर्श करके वायु के मार्गों को अवरुद्ध करते हैं तो उसमें पवर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। इसमें देखते हैं जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, 20 स्पर्शी व्यंजन है। कवर्ग के सारे व्यंजन, टवर्ग के सारे व्यंजन, तवर्ग के सारे व्यंजन और पवर्ग के सारे व्यंजन हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और जो हमारा चवर्ग होता है वह स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता है। इसका दूसरा भाग है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ध्वनियों में जीभ पहले तो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हैं, फिर वहाँ से हटकर उच्चारण स्थान से इतना निकट रह जाती हैं कि वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकलना पड़ता है, उनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे चवर्ग के सारे व्यंजन आते हैं, जो हमारे च, छ, ज और झ हैं। अगला आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण स्थान आपस में स्पर्श नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं तो उनके बीच से वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती हैं, उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संस्कृत में इनको ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो भी ऊष्मी व्यंजन है वो सभी संघर्षी व्यंजन है। तो इसके अंतर्गत हमारे स, श, श और ह यह 4 व्यंजन हमारे ऊष्मी व्यंजन कहलाते हैं। अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ बहुत कम रगड़ खाती है, यानी कि उनमें अवरोध बहुत कम होता है, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे य, र, ल और व, ये सभी के सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। यह 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन हैं और इनको भी अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। पहला है लुंठित। जब जीभ मुंह के मध्य में आ जाती हैं और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती हैं तो उसको लुंठित स्वर कहते हैं, जैसे र। दूसरा है अर्धस्वर। इसमें श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम लगता है, उनको अर्धस्वर कहते हैं, जैसे य और व। अगला है पार्श्विक व्यंजन। जीभ की नोक मुंह के बीच में आकर दोनों ओर स्पर्श करती हैं तो उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, जैसे ल। अगला है उच्छिप्त व्यंजन। इसके उच्चारण में जीभ और मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिर जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड और ढ। और जो चौथा प्रकार है वायु के नाक से निकलने के आधार पर, इसके अंतर्गत आता है पहला नासिक के एवं निर्नुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से बाहर निकलती हैं उनको नासिक के ध्वनियाँ कहते हैं। दूसरा है निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ, जिनके उच्चारण में नासिक मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुंह से बाहर निकलती हैं, उसको कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनि। तीसरा प्रकार है नासिक के ध्वनियाँ। हिंदी में जितने भी पंचम वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका जो 5वां व्यंजन होता है नासिक की ध्वनियाँ कहलाती। अगला है हमारा अनुस्वार, जिसमें अंग की ध्वनियाँ आती हैं, उनको कहते हैं नासिक की ध्वनियाँ।
और अंत में आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, उनको आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ। इनकी जो हमारा नॉर्मल क, ख, ग, घ, ज और फ होता है, उसमें जब हमारे उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में वाइब्रेशन होता है, तो वो हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ। तो यह तो था हमारा हिंदी वर्णमाला। इसमें हमने हिंदी स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा की। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।